चलो बेटा पढ़ना शुरू करें। 57 की क्रांति लगभग कंप्लीशन पे आ गई थी, थोड़ा सा पेज पढ़ना भर था फॉर्मेलिटी का, उसको पढ़ लेंगे और आज फिर नया टॉपिक शुरू करेंगे। चलो पहले बोर्ड पे देखो, नए टॉपिक को शुरू करा दूं। ये टॉपिक आपकी अगली 2 से 3 क्लासेस में काम आएगा। आज उसके बेस पे काम कर लेते हैं ताकि अगले 2-3 दिन तक तुम्हें क्लास आराम से समझ में आए। अब हमने इस किताब में से शायद 3 टॉपिक पढ़ ली, एक बार देख के मुझे बताओ। पहला टॉपिक पढ़ चुके थे ना, यूरोपीय कंपनियों का भारत आगमन पढ़ लिया था हमने, नहीं पढ़ा? अच्छा, पीडीईडीएफ तुम्हारी क्लास में नहीं हुआ, ठीक है। तो इसमें मैंने शुरू ही कांग्रेस कराई थी, ठीक है ठीक है। तो इसके बाद कांग्रेस के बाद हमने 57 की क्रांति पढ़ रहे हैं, उसका आधा सा पेज बचा है वो करा दूंगी। इसके बाद पढ़ेंगे पेज 48 पर है, देखो, सामाजिक और धार्मिक सुधार। सामाजिक और धार्मिक सुधार। अभी किताब मत खोलो, पहले 57 की क्रांति पढ़ाऊंगी। पहले एक टॉपिक को समझा दूं क्योंकि मंडे है, आज अपने बेस पर काम करते हैं, टॉपिक के पर कॉन्सेप्ट समझ में आएगा तो अगला मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे क्लास आसान दिखेगी। जो टॉपिक 57 की क्रांति के बाद करेंगे उसमें 2 शब्द बड़े काम के हैं, लिखा है सामाजिक और धार्मिक सुधार। ये 2 वर्ड 3 दिन तक क्लासेस में डिस्कस करेंगे हम कि कौन से सुधार बता रहे हैं, सामाजिक और धार्मिक सुधार। किसी चीज में सुधार की जरूरत क्यों पड़ती है? जैसे ना बेटा, ये धरती, ये दुनिया, ये जिंदगी, समाज, हर चीज ना गतिशील है, ये एक जैसी नहीं रहती। आज से 1000 साल पहले आदमी की जो जरूरतें थी, आज वो जरूरतें थोड़ी सी बदल गई। जैसे आज से 100 साल पहले सुबह उठती कोई फोन नहीं चेक करता था, तब फोन थे ही नहीं। आज तुम्हारी आंख खुलते तुम्हारा पहला काम होता है फोन चेक करना, ना, ये ह्यूमन टेंडेंसी बन गई है। इनफैक्ट आंख खुलती ही फोन के साथ है। तो जिंदगी सेम है या बदल गई? बदल गई ना। ये परिवर्तन पूरे समाज में हुआ, तुम्हारे में नहीं। ये हर अमीर, हर गरीब, जो आदमी सड़क पे रेहड़ी लगा के खड़ा है, तुम देखो उसके पास भी फोन है। जो एक आदमी दिल्ली में, एक बच्चा जो गुब्बारे बेच रहा है, वो भी फोन में लगा हुआ है। तो ये ना समाज में परिवर्तन है। जैसे जब चीजें समय के साथ बदलती हैं तो उनमें समय के साथ कमियां भी तो आ जाती है ना। उन कमियों को दूर करने के लिए क्या करने पड़ते हैं? टाइम टू टाइम सुधार। जैसे धर्म एक बहुत अच्छी चीज है, धर्म आदमी को गलत रास्ते पे चलने से रोकने के लिए बने थे। महात्मा बुद्ध ने नहीं कहा था कि मेरी बात हमेशा मानते चलना, लेकिन महात्मा बुद्ध ने जो बातें कही वो बहुत लोगों को उन्होंने प्रभावित किया और उनके मरने के बाद वो ज्यादा बड़े बने। जैसे जब तक वो जिंदा थे तब तक वो उतने फेमस थोड़ी ना थे, लेकिन उनकी मौत के बाद तो भैया वो पूरे, आज अगर देखें तो बुद्धिज्म जो है पूरी दुनिया के कितने देश, उनकी विचारधारा, इतना बड़ा चाइना जो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन बनता है, चाइना भी तो बुद्धिज्म को बढ़ा रहा है ना आगे। वो अलग बात है कि सबने उसको अपने तरीके से मोल्ड कर दिया, परिवर्तित कर दिया। पर तुम देखो आज धरती पे कितने सारे देश हैं जो बुद्धिज्म को बढ़ावा दे रहे हैं, जबकि महात्मा बुद्ध तो सारा जीवन इंडिया के आसपास ही रहे। हमारे यूपी, हरियाणा, बिहार, एमपी, यही तो उनकी बेल्ट थी घूमने की, लेकिन इनका प्रभाव उनकी मौत तक भी विदेशों में नहीं था। चाइना उनको जीते जी नहीं जानता था, लेकिन उनके मरने के बाद श्रीलंका, चाइना, कोरिया, पता नहीं कहाँ कहाँ तक बुद्धिज्म की विचारधारा फैल गई। तो इसका मतलब टाइम क्योंकि परिवर्तनशील है, धर्म आगे बढ़ता है अच्छाई को लेकर, लेकिन टाइम के साथ उसमें भी गतिरोध, गड़बड़ियां आती जाती हैं। तो जैसे हर धर्म में गड़बड़ियां आई, ऐसे इंडिया में जितने धर्म थे उनमें भी टाइम के साथ साथ किस चीज की जरूरत पड़ी? सुधार की। अब समाज और धर्म अलग अलग नहीं है, क्योंकि धर्म किसमें ही चलता है? समाज। भाई अगर समाज नहीं है तो धर्म कहाँ से टिकेगा? और समाज को खूबसूरत बनाता है, समाज को एक गलत दिशा में जाने से रोक के रखता है। अगर समाज में क्या हो तो धर्म। जैसे धार्मिक प्रवृत्ति के जो लोग हैं ना, वो जनरली अगर सही मायने में, एक धर्म तो ढोंगी बाबा टाइप के लोग जो ढोंगी बने फिरते हैं, इनकी बात नहीं हो रही। यहाँ धर्म की बात हो रही है जिसकी 4 बेसिक बातें हैं हर धर्म की: सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह। इसमें हम ये बात नहीं कर रहे कि इस्लाम क्या कहता है या हिंदू सनातन धर्म क्या कहता है या बुद्धिज्म क्या कहता है। भाई सच बोलो, हर धर्म का बेसिक एक फाउंडेशन का वो मान लेते हैं। इसके बाद अहिंसा, हिंसा मत करो। धर्म कभी मारकाट की बात नहीं करेगा।
तीसरा अस्तेय, चोरी ना करना, ये भी हर धर्म सिखाता है। और अपरिग्रह मतलब संचय ना करना, जितनी जरूरत है उतनी चीजें रखो, बहुत ज्यादा फालतू की चीजें मत रखो। ये 4 बेसिक चीजें हैं जो हर धर्म का पार्ट हैं। लेकिन टाइम के साथ साथ सब धर्मों ने कुछ और चीजें ऐड करते 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 अपने धर्म की बेसिक प्रवृत्ति को बदल दिया, इसलिए उसमें क्या करना पड़ा, सुधार। जैसे अगर हम सबसे इंपॉर्टेंट अपने इंडिया में बात करें तो हिंदू धर्म का एग्जाम्पल अगर लेके चले तो हिंदू धर्म में कुरीतियां आ गई थी। जब आपके देश में बंटवारा था ना, जब इंसान ने समाज का बंटवारा किया था कर्म आधारित, न कि जन्म आधारित। स्टार्टिंग में किस पर आधारित था, कर्म पर ना। याद नहीं है, परम पुरुष के मुख से निकला ब्राह्मण बना, उनके कंधों से निकला क्षत्रिय, उनके पेट से जांग से वैश्य और पैरों से शूद्र। ये कर्म आधारित व्यवसाय थे। ये जो जैसा काम करेगा वो वही बन जाएगा। जो बुद्धि का काम करेंगे, जो ये सूत्र याद करेंगे, श्लोक याद करेंगे, वो ब्राह्मण बन जाएंगे, चाहे वो किसी के घर पैदा हुए हो। जो सेवा का काम करेगा, गायों को नहलाएगा, धुलाएगा, गोबर उठाएगा, किसी के घर को साफ कर देगा, वो क्या बनेगा, शूद्र। जो चीजों को यहाँ से वहां ले जाके बेच देगा वो वैश्य, और जो उस पूरे एरिया के ऊपर एक तरह से रक्षा करेगा वो क्षत्रिय। ये सब कुछ बहुत बढ़िया था और धर्म के नाम पर भी चीजें बहुत बढ़िया थी। हमने देखा हड़प्पा के टाइम तो मंदिर ही नहीं था, और अगर देखें वैदिक काल में तो पूर्व वैदिक काल में भी कोई मंदिर नहीं था, उस टाइम के कंस्ट्रक्शन बचे ही नहीं है। लेकिन आगे जाके जब चीजें किस पर आधारित हुई, जन पर, तब कहीं ना कहीं धर्म में आडंबर का भी आगमन हुआ। क्योंकि जब ब्राह्मण को दिखा कि भैया ये ब्राह्मण का काम करने से अच्छी मोटी कमाई मेरी हो सकती है, क्योंकि सब लोगों ने धीरे धीरे अंधविश्वास को भी तो कहीं ना कहीं घरों में घुसा लिया था ना, तब फिर ब्राह्मणों ने एक वर्चस्व कायम करने के लिए दुनिया में, समाज में, भारत में ये बात फैला दी कि ब्राह्मण का काम सिर्फ ब्राह्मण ही कर सकता है, कोई भी शूद्र या उसके अलग कैटेगरी का आदमी इस काम को कर नहीं सकता। फिर हमने देखा था आदमी में जब थोड़ी अकल आई, उसने लोहे को ढूंढ निकाला, फिर उसने प्रॉपर्टी बनाई, जंगल साफ किए। मेहनत लगती है इस काम में, तो जिस आदमी ने वो जंगल साफ किए उसके मन में आया कि मैंने मेहनत की है तो मेरी मेहनत का फल मेरे बेटे को मिले, कोई और आके इस जंगल का राजा क्यों बनेगा। तो उसने फिर ये रूल बना दिया कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा। अब राजा क्षत्रिय और पढ़ने लिखने वाला ब्राह्मण, यही 2 कम्युनिटी मेन थी, ऊपर थी। इनके नीचे जो व्यापार करता था, जंगल से लकड़ियां काट के ले जाता, कहीं से कहीं बेचता, उसने सोचा कि यार मेरा बेटा ना तो ब्राह्मण बन पाए ना क्षत्रिय बनने दे, शूद्र में बनाऊंगा क्यों, तो इसका मतलब मेरा बेटा ही वैश्य बनेगा। तो व्यापार पे उसने एकाधिकार कर लिया। तब जाके बेचारे सबसे पीछे कौन रह गए थे, शूद्र ना। जब शूद्रों को एक जन्म आधारित कि तू पैदा ही इस कम्युनिटी में हुआ, यही बनेगा, तो फिर गंदगी आती गई, आडंबर आते गए, और इसीलिए टाइम के साथ साथ क्या करने पड़े, सुधार। जिन लोगों ने सुधार किए वो पढ़े लिखे और काबिल लोग थे। जैसे किसी भी समाज को आगे बढ़ाने में ना बेटा 2 बेसिक चीजें हैं। समाज किताब से नहीं बढ़ता, इस किताब से, किसी किताब को पढ़ के समाज आगे नहीं बढ़ेगा। इंडिया में जो ये पिछड़ापन है, आज भी हम देखें तो इंडिया एडवांस्ड नहीं है। मैं सिर्फ पैसों की बात नहीं कर रही बेटा, हम बात करें अभी भी सोच की, विचारधारा की, समाज में फैली कुरीतियों की, गंदगी की, तो हम दूसरे देशों से बहुत पिछड़े हुए हैं ना, ये सच बात है। जितनी आज़ादी यूरोप में है, इनफैक्ट चाइना में है। चाइना के तो हम देखें तो हमारे आसपास ही इसका डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ था। चाइना की अगर तुम हिस्ट्री उठा के पढ़ोगे, 1949 के बाद चाइना ने अपने ऊपर काम किया, लेकिन आज चाइना दुनिया पे राज कर रहा है। दिख बेशक नहीं रहा, लेकिन सारे देश प्रोडक्ट किसके इस्तेमाल करते हैं, चाइना। अब राज वैसे नहीं होंगे जैसे मुगलों के थे, वो तो हो ही नहीं सकता, दुनिया बदल गई, एडवांस्ड हो गई। लेकिन आज राज का मतलब है किसके प्रोडक्ट सबसे ज्यादा मार्केट में चलते हैं, तो किसके चलते हैं, चाइना। भाई जिसका आज की डेट में मार्केट पे दबाव है ना, उसी का राज है। आज वो जमाने नहीं है कि आप जो है हाथियों पे चलेंगे तो आप राजा कहलाएंगे। आज जमाना ये है कि आपकी तकनीक दुनिया में कहाँ तक पहुंची, आपके प्रोडक्ट कितनी दुनिया इस्तेमाल करती है, और आप कितना सस्ते में बेस्ट बना के क्वालिटी दे सकते हैं, उसका दुनिया पर, देश में राज होगा या कहीं भी राज होगा। इन सबको बढ़ाने के लिए ना 2 चीजें चाहिए बेटा। एक चीज होती है तर्क शक्ति, जिसे आप कहते हैं रीजनिंग, और दूसरा होता है क्वेरी या क्वेश्चनिंग। जिस देश की पीढ़ी में ये 2 बातें होती है ना, कि एक तो उनकी तर्क शक्ति विकसित हो, वो किसी भी काम को सही और गलत तर्क के बेसिस पर माने, ना कि ऐसा इसलिए क्योंकि मेरी दादी ऐसा कहती थी या मेरी माँ से मैंने ऐसा सुना है। जैसे किसी भी चीज को सही और गलत कहना किस पर आधारित होना चाहिए, तर्क पर ना। क्या तुम इस बात को मानने लगे हो या नहीं मानते तुम इस बात को?
अब पढ़ लिख के तुम्हारी बुद्धि में ही बात आई कि सही और गलत तर्क के आधार पर होना चाहिए, ना कि ऐसा इसलिए क्योंकि मेरे फादर ऐसा मानते थे तो मैं भी यही मानूं। ठीक है, बड़े लोग हैं, उनकी अपनी विचारधारा थी, पर तुम देखो पुरानी रीतियों को अगर हम फॉलो करते चले तो हम तो पीछे रह जाएंगे। बड़े लोग तो एक टाइम पे सती प्रथा को भी सही मानते थे। अगर बड़ों की इज्जत की ही बात है तो आज भी चलाते चले सती प्रथा, उसमें क्या दिक्कत है? हमारे बड़े तो सही मानते थे। विधवा विवाह तो उनको लगता था कि पाप है, वो तो समुद्र पार करना भी मना करते थे, है ना। वो तो मानते थे कि किसी ने अगर कान से बाली निकाल दी किसी आदमी ने तो उसका धर्म भ्रष्ट हो गया। तो क्या बड़ों की बातों को ऐसे का ऐसा मानते रहे या तर्क से विकसित करें? पानी क्रॉस करने में किसी का कैसे धर्म भ्रष्ट हो सकता है? पानी क्रॉस करने में क्या बुराई है? आज हमें जो चीजें बेवकूफी भरी लगती हैं, एक जमाने में वो चैलेंज था कि तुम किसी बुजुर्ग को कैसे कन्विंस करोगे कि पानी क्रॉस करने से पाप नहीं लगता। तो धीरे 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 पढ़ाई लिखाई ने हमारा बौद्धिक विकास किया, और जिस देश में पीढ़ी को ये दो चीजें समझ में आ जाती है ना, पहली तर्क शक्ति विकसित हो, मैं किसी बात को आंख बंद करके ना मानूं, और जो ये हमारे देश में तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स में गड़बड़ है जो हमारी आने वाली पीढ़ी को हमें सिखाना चाहिए कि जो चीज तर्क पे खरी नहीं है ना वो सही नहीं है। चाहे मैं कहूं, चाहे तुम्हारी माताजी कहें, तुम्हारे पिताजी कहें, जो चीज तर्क पे फिट नहीं बैठती वो गलत है। और गलत कोई भी हो सकता है, कोई 90 साल का बुजुर्ग आदमी भी, चाहे उसने जीवन जी लिया, वो गलती कर सकता है बेटा। यानी हर चीज को मापने का सही साइंटिफिक तरीका है कि वो किस पे खरी उतरती हो। और तर्क के लिए क्वेश्चनिंग करनी आनी चाहिए। भाई तर्क कौन करेगा? जिसके अंदर बुद्धि होगी। हमारी एजुकेशन सिस्टम इन दोनों को नहीं आगे बढ़ाती। हमारा जो बेसिक एजुकेशन सिस्टम है ना आज 2024 में, वो इन दोनों को खत्म करने का ही है। मैं ये नहीं कह रही कि अब डेवलप हुआ है। हम अगर पुराना पढ़ते हैं, क्या, क्यों, कैसे, 3 आंसर दिए थे ना। किसने? मैकॉले ने नहीं कहा था क्या पढ़ाएं, किसे पढ़ाएं, कैसे पढ़ाएं। ये 3 जब क्वेश्चन के आंसर दिए थे तो उसी टाइम पे आपकी तर्क शक्ति को दबाने का काम स्टार्ट कर दिया था। अंग्रेजों के एजुकेशन सिस्टम में अगर तर्क को बढ़ावा देते तो आप उनसे पूछते ना कि तुम क्यों राज कर रहे हो भैया। वो कहते थे कि हम अजेयता का सिद्धांत है, तुम भी तो इंसान हो, गोरा रंग कैसे किसी को ये हक दे सकता है कि वो राज करे? ये तो साला खेल मेलानिन का है ना भैया, कम और ज्यादा का। काला कैसे अपवित्र हो गया? ये चीज आज हम तर्क से जानते हैं। अब हम जानते हैं कि गोरे और काले का भेद तो सिर्फ ये तो भाई साइंटिफिकली प्रूवन है कि ये कोई भगवान ने तो दिया नहीं है कि आप गोरे हैं तो आप पवित्र हैं, आप ही राज करेंगे। आज इसलिए अकल है हमें क्योंकि हम क्या दे सकते हैं, हमने साइंस पढ़ ली और हमें पता चला कि धरती पर जो देश 0 डिग्री के पास मिलेंगे वहां के लोग काले ही होंगे, चाहे वो ब्रिलियंट हो, और जो देश यूरोप के आसपास मिलेंगे वो गोरे ही होंगे, चाहे वो उनका IQ कम भी हो, मेंटली रिटार्डेड भी हो। आज आप हर चीज पे तर्क कर सकते हैं, आपकी क्वेश्चनिंग है, आप मजबूती से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। किसी भी देश को अगर विकास करना है तो ये 2 बेसिक स्ट्रक्चर हैं, और ये डेवलप कैसे होते हैं? आज की डेट में पढ़ाई इनके ऊपर काम कर सकती है। जैसे हम पता है पिछड़े क्यों रह गए, हम आज भी आगे नहीं बढ़ रहे, क्योंकि हमारी बेसिक जो चीज है वो पिछड़ी हुई है आज भी। शिक्षा के मायने किसी भी गांव में, शहर में तुम देखो, शिक्षा से पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन पता है क्या होती है आज 2024 में भी, कि हमारा बच्चा पढ़ने गया, घर पे हम चाहे कितनी ही जाटू भाषा बोलते हो, हरियाणवी बोलते हो, ठेठ हरियाणवी, लेकिन पढ़ने गया है ना, 1 महीने के अंदर इसको इंग्लिश बोलनी आनी चाहिए। ये पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस होती है कि भैया टीचर्स इसको एकदम से अंग्रेज बना दें, हमारा बच्चा अंग्रेजी में ही बात करे। अंग्रेजी में बात करने से उसका दिमागी विकास होगा, इस बात की गारंटी है क्या? अंग्रेजी क्या है? भाषा। और भाषा क्या होती है? अपनी बात रखने का माध्यम। लेकिन हम इंडियंस की समझ में ये बात नहीं आती, और हम पढ़ाई को आज भी जोड़ते हैं कि बच्चा इंग्लिश कितनी अच्छी बोलता है। अब प्रॉब्लम क्या है? चाइना क्यों आगे निकला? क्योंकि चाइना अंग्रेजी को प्रमोट करता ही नहीं है। चाइना में बहुत सारे बच्चों को इंग्लिश आती ही नहीं है। वो तर्क शक्ति को और क्वेश्चनिंग वाली जो चीज है ना, उनकी नई जो उनकी शिक्षा नीति है, इसमें बढ़ावा दे रहे हैं इन चीजों को। वो अपनी भाषा में पढ़ाते हैं, मैंडरिन उनकी भाषा है ना, चीनी भाषा, उनके बच्चों के ऊपर वो स्ट्रेस नहीं डालते। और ये सिर्फ ये नहीं, ऐसे बहुत सारे देश हैं जो अपने बच्चों को अपनी मूल भाषा में ही पढ़ाते हैं और बहुत ज्यादा आगे निकल गए, वो तकनीक का विकास कर पाए। हमारे देश में तो एक बेकार से का प्रेशर पूरी जिंदगी बना रहता है कि अगर आपको कहीं इंटरव्यू देने भी जाना है तो आपकी जबान में अंग्रेजी आनी चाहिए। और सबसे बड़ी दिक्कत यह है
कि इंडिया में लोगों को सबसे बड़ा डर होता है कि हमारा क्षेत्रीयता का जो प्रभाव हमारी जबान पर है वो कैसे रिमूव हो। आप इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स भी कर लेंगे ना, तब भी आपके बोलने का ढंग आप जहां से उठ के आए हैं वैसा ही रहेगा। और ये गलत नहीं है, पर इंडिया में इसको ऐसे बना दिया गया कि आप तो अंग्रेजी भी हरियाणवी स्टाइल में बोलते हैं, या तो ये यूपी स्टाइल में इंग्लिश बोलते हैं। हमने हर चीज का पैरामीटर बना लिया कि हम अंग्रेजी में कितने बढ़िया हैं, इसीलिए हमारा देश बेटा पिछड़ा रह गया। हमने इन चीजों पे काम ही नहीं किया। किसी भी देश के विकास के लिए दो चीजें इंपॉर्टेंट हैं, एक वहां की पीढ़ी तर्क करना जानती हो, सही को सही क्यों है ये पता हो, गलत गलत क्यों है ये पता हो, और दूसरा उन लोगों के अंदर क्वेश्चंस आते हों, वो अपनी पिछली पीढ़ी से क्वेश्चंस करते हो, आंख बंद करके हर चीज को ना मान लेते हो। ये बात जो मैं तुम्हें आज कह रही हूँ, ऐसा नहीं कि मेरे अंदर शुरू से थी, ये बातें हमने भी तो पढ़ के ही सीखी ना, टीचर्स से सीखी। किसी भी देश को अगर अपनी अगली पीढ़ी का डेवलपमेंट करना है तो उसको बचपन से ए फॉर एप्पल बी फॉर बैट नहीं पढ़ाना। ए फॉर एप्पल बी फॉर बैट दिमाग का विकास कर ही नहीं सकता। ए से आसपास कितनी चीजें हो सकती हैं ये बताना है। जैसे हम हमेशा पढ़ते हैं क से कबूतर, क से किसान भी तो हो सकता है। अगर खेत में बच्चा रोज किसान के परिवार का है तो वो क से किसान ज्यादा अच्छा समझेगा कि क से जो इस तरह की साउंड होगी वो बनेगी, या क से वो कोई भी जैसे रोजमर्रा के खान पान का कोई सामान जो उसकी लाइफ से जुड़ा हुआ हो, तर्क शक्ति या कुछ भी इस तरह की बात, ये तब डेवलप होती है बेटा। और पता है अब ऐसा कर रहे हैं कुछ स्कूल जो बहुत मोटी फीस लेते हैं ना, वो बच्चे को ए फॉर एप्पल नहीं पढ़ा रहे, वो बच्चे को ए से बहुत सारी चीजें बता रहे हैं जो वो आसपास देखता है। जो ये इंटरनेशनल लेवल की एजुकेशन है ना, ये यही कह रही है कि आपके देश की शिक्षा एक पुराने ढर्रे की शिक्षा है। यहाँ डी से डॉग ही पढ़ाया गया है, वही हमारे दिमाग में छपा हुआ है। एक छोटा सा बच्चा 1.5-2 साल का, उसके कायदे में उसको कुछ नहीं पता, लेकिन उसको बिल्ली का फोटो देख के पता है कि यहाँ लिखा होगा सी फॉर कैट, क्योंकि उसके दिमाग की कंडीशनिंग हो रखी है। उसको सी की बनावट नहीं पता, उसको सीएटी पढ़ना नहीं आता, पर कंडीशनिंग ऐसी कर रखी है हम लोगों ने, सोसाइटी ने, कि उसको आइडिया है कि यहाँ सी फॉर कैट लिखा होगा। इसीलिए उसकी जिंदगी भर ना तर्क शक्ति बढ़नी और ना ही वो कभी क्वेश्चनिंग कर सकता। इन दोनों चीजों के बिना डेवलपमेंट नहीं होगा। ये बात बहुत पहले फील कर ली थी राजा राम मोहन रॉय ने। जैसे पूरी दुनिया से आप पीछे कैसे रह गए। एक जमाना था जब हम दुनिया में नंबर 1 थे। हड़प्पा तो हमने कितने डिटेल से पढ़ा है ना। मेसोपोटामिया की सभ्यता हमारे सामने फीकी थी, दजला फरात की घाटियों के पास वाली मिस्र की सभ्यता हमारे सामने बहुत कमजोर थी। हम दुनिया में नंबर 1 सभ्यता के लोग थे, लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि हम पिछड़े रह गए, क्योंकि हम लोग जो ये बीच का दौर आया ना, उत्तर वैदिक काल, इसमें बहुत रिजिड हो गए कि भैया हम तो अपने सिस्टम बस ऐसा है ऐसा ही रखेंगे। इस बीच में बहुत ज्यादा डेवलपमेंट किया 13वीं शताब्दी से लेके 13वीं-14वीं शताब्दी से और 17वीं शताब्दी तक सबसे ज्यादा डेवलपमेंट हुआ यूरोप में। मैंने आपको क्रूसेड बताए होंगे। क्रूसेड धर्म युद्ध थे ना, 8 धर्म युद्ध लड़े थे, 4 बहुत बड़े 4 छोटे थे। ये भी बेटा सब एक जैसे थे। पहले सब लोग ही बेवकूफ थे, लड़ना झगड़ना मतलब एक बेसिक ह्यूमन स्ट्रक्चर था। लेकिन फिर ना इनको अक्ल आ गई कि लड़ाई झगड़े में से क्या निकलेगा, इससे बढ़िया अपने ऊपर काम करें, डेवलपमेंट का काम करें, आगे बढ़ें। तो यूरोप के देशों ने सबसे ज्यादा काम किया। ये 13वीं शताब्दी का मतलब क्या हुआ, शताब्दी आगे लिखते हैं, इसका मतलब 1200 प्लस में। 1200 प्लस में अगर आप इंडिया को देखो तो आपके यहाँ 1206 में कौन आए थे, कुतुबुद्दीन ऐबक। याद है ऐबक दिल्ली सल्तनत। जब आप अपने यहाँ एक सल्तनत का डेवलपमेंट देख रहे थे, दिल्ली सल्तनत का, इससे पहले अगर देखो तो आपके देश में त्रिकोणीय संघर्ष चल रहे थे, पाल, प्रतिहार, राष्ट्रकूट। याद है ये? साउथ में चालुक्य, चोल, चेर, पांड्य, ये लड़ नहीं रहे थे आपस में। कोई देश में एक निकल के नहीं आ रहा था, इंटरनल हमारे बहुत ज्यादा डिस्टर्ब था सब कुछ। उस टाइम पर जब हम सब ये कलेश, मैं राजा बनूंगा, त्रिकोणीय संघर्ष, कन्नौज पे कलेश, तब यहाँ पे डेवलपमेंट होना स्टार्ट हुआ। यानी जब हम लड़ाई झगड़े और इनमें लगे रहे ना, तब ये डेवलपमेंट के रास्ते पे आ गए। इस पूरे दौर में ध्यान से देखो, 1200 से लेके 1600 प्लस तक आपके यहाँ राजाओं ने राज किया। पहले आपकी दिल्ली सल्तनत थी, जिसमें कौन कौन से वंश थे, ग, ख, त, स, ल, म, मुगल आए थे ना। इन सब में खास बात क्या थी कि ये अपनी मर्जी से राज करते थे। पहले ये लोग सुल्तान के नाम से राज करते थे और फिर ये लोग बादशाह।
और हम जानते हैं कि इनकी मर्जी के ऊपर न कोई कानून था, न ही कोई व्यवस्था। ये तार्किक थे या अपनी मर्जी के काम करते थे। इनके सामने कोई तर्क नहीं कर सकता था। इनका जिसको मन करता उसको मरवा देते, जिसको मन करता उसको भाई ऐसा सुना नहीं तुमने कि गर्म खौलते तेल में डाल दो, कढ़ाई में डाल दो। कितने इलॉजिकल और कैसे लोग थे। इस पूरे टाइम पे जब हमारे देश के आदमी का दिमागी विकास नहीं हो पा रहा था ना, तब यूरोप अपने यहाँ डेवलपमेंट कर रहा था। ये इंजन्स बना रहा था, ये पेंटिंग्स बना रहा था। हमारे यहाँ भी बन रही थी पेंटिंग्स वगैरह, लेकिन वो राजाओं के शौक में बन रही थी। जैसे कि एक आदमी का नाम बताना। जहांगीर नहीं था, चित्रकला का शौकीन था वो। कितने सारे उसने ढेर, मंसूर था, अली था और कई बहुत बड़े बड़े नाम थे। हमारे यहाँ भी था डेवलपमेंट, लेकिन वो सिर्फ उतना करना था जितना राजा खुश हो सके। राजा से इतर होके काम कर नहीं सकते क्योंकि पेट भरने का साधन नहीं था। हमारे देश में जब सल्तनत काल और बादशाहों का काल था, तब यूरोप धीरे 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 करके आगे बढ़ रहा था। और उसका रिजल्ट ये हुआ कि आपके बादशाहों के टाइम में, याद करो, यहाँ से लोग आने लग गए थे। पुर्तगाली याद है 1398 में। फिर आपने देखा धीरे धीरे करके डच आ गए, यूरोपीय आ गए। ये ना बेटा हमसे बहुत साल आगे इसलिए निकल गए क्योंकि जब हम राजा महाराजा सुल्तान बादशाहों की वो करते थे ना जी हुजूरी, उस टाइम ये डेवलपमेंट की बातें सोचने लग गए। इनके यहाँ दिमाग बढ़ा क्योंकि इनके यहाँ के लोगों ने तार्किक होके सोचा कि हम ऐसा कर लें तो कैसा रहेगा। हम लड़ाई नहीं करते, कोई एक रूट पे कब्जा करके बैठ गया, कोई बात नहीं, हम दूसरा रूट पकड़ लेंगे। तभी तो पुर्तगालियों ने नया नहीं रूट फाइंड आउट किया था अफ्रीका के नीचे से। अगर ये चाहते अरब वालों से लड़ते, क्योंकि अरब वालों का कंट्रोल था ना स्वेज वाले एरिया पे, तो हाँ, स्वेज तो बाद में जाके बनी, उस एरिया पे कंट्रोल उनका था। ये लड़े नहीं, इन्होंने कहा क्यों एनर्जी वेस्ट करनी, नया पैरेलल में रूट अपना खोज लिया। इस टाइम के बाद आप लोग जागे जब इन लोगों ने आपके यहाँ राज करना शुरू किया। फिर आपको धीरे धीरे कुछ लोगों को लगा कि भाई ये जो राज कर रहे हैं ये हमसे अलग क्यों है, तो उन्होंने एनालाइज किया कि ये पढ़े लिखे हैं इसलिए हमसे अलग हैं। उनमें सबसे पहला नाम हमारे देश में आता है राजा राम मोहन रॉय का। राजा राम मोहन रॉय, ये आप सोचो उस टाइम के हैं जब देवेंद्र नाथ ठाकुर यानी रविंद्रनाथ ठाकुर के पिताजी के पिता द्वारका नाथ ठाकुर। कितना पुराना नाम है ना। मैंने तुम्हें बताया हुआ क्लास 10th में उनकी फोटो है आज भी NCERT की किताबों में। द्वारका नाथ ठाकुर ने इनके साथ काम किया था, वो एज में इनसे छोटे थे। तो सोचो रविंद्रनाथ के दादा से भी पुरानी बात कर रही हूं मैं, तो कितनी पुरानी बात है। ये इंडिया का पहला सबसे ज्यादा काबिल आदमी जिसने सोचा कि लोगों को कैसे जगाऊं, क्योंकि लोग तो अपना सोए हुए थे। इनका जन्म हुआ था 1772 में। 1772 को ध्यान से देखो, 1707 में तुम्हारे यहाँ कौन मरा था, अंग्रेज। 1757 में तुमने पढ़ा था अपने यहाँ ये प्लासी बक्सर। तो ये सुल्तानों का, ये बादशाहों का थोड़ा सा कमजोर काल था जब ये आदमी पैदा हुआ। राजा राम मोहन रॉय जब जन्मे तब आपके देश में अंग्रेज धीरे 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 अपनी पकड़ मजबूत कर रहे थे। रेगुलेटिंग एक्ट याद है, पिट्स इंडिया एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट। यानी अभी आपके देश में डावाडोल स्थिति है, ना अंग्रेज पूरी तरह छाए हैं और ना आपके बादशाह पूरी तरह गए हैं। जब इनका जन्म हुआ था बंगाल के एरिया में, इन्होंने उस जमाने में ये सोचा कि लोगों को कैसे जागृत करूं। खुद पढ़े लिखे थे, ढेरों भाषाएं जानते थे। जैसे भाषा जानना ना बेटा दिमाग की ताकत को दिखाता है। आपको 2-3 भाषाएं आती हैं जो अपने आसपास सुनी हैं। जैसे इंग्लिश कंपलसरी है इंडिया में सीखना, थोड़ी बहुत, चाहे वो टूटी फूटी हो, इसलिए आपको इंग्लिश थोड़ी थोड़ी समझ में आती है। हिंदी आपकी यहाँ की भाषा है ही। आपकी लोकल लैंग्वेज में जैसे देखें हरियाणवी आ गई, किसी को पंजाबी आ गई। लेकिन अगर हम अपने आप को देखें, हमने बाहर की भाषा किसी ने नहीं सीखी। बाहर की जैसे यूनानी सीख ले, या ग्रीक भाषा कहते हैं, या हिब्रू भाषा सीख ले कोई, या इस तरह की विदेशी भाषा। हम अपने आप को देखें, विदेशी के नाम पे हमने क्या सीखी है, अंग्रेजी। वो तो 200 साल राज करके वैसे भी आपको सीखनी पड़ी। तो इसलिए हम लोग उतने दिमागी तौर पे विकसित नहीं है जितने ये लोग थे। जैसे इनको ना 6-6, 8-8 दर्जन भर भाषाएं, 12 भाषाएं, 8 भाषाएं, 10 भाषाएं, इन सब लोगों ने भाषाएं सीखी। आज स्कूलों में फॉर्मेलिटी कराते हैं हमारे, भाई जर्मन भाषा है, कई स्कूलों में फ्रेंच भाषा है। लेकिन तुम देखना तुम्हारे बच्चे को, तुम्हारे घर में जो भतीजा भतीजी कोई होंगे, उनको 2-4 शब्द रट्टे मार रखे, उनको कुछ नहीं आता और वो 3-4 साल फॉर्मेलिटी करते हैं। भाषा सीखना एक टफ काम है। उस टाइम पे राजा राम मोहन रॉय को 6-7 भाषाएं आती थी। तो इसी से अंदाजा लगाओ कि जब लोगों को ढंग की भाषा बोलनी नहीं आती थी, तब इस आदमी ने विदेशी भाषाएं सीखी।
ये जब यंग थे तब इन्होंने देखा था इनकी भाभी जो थी उनको सती कर दिया गया था। तब इनके मन में आया कि मुझे सती प्रथा को बंद करवाना है। उस सती प्रथा को बंद करवाने से पहले इन्होंने काम कर दिया था प्रेस के लिए। इनका सबसे बड़ा योगदान ये है। आप सब मौलिक अधिकार पढ़ते हैं, आर्टिकल 19 की हम बात करते हैं, जिसमें लिखा हुआ है अभिव्यक्ति की आजादी, और अभिव्यक्ति की आजादी का सबसे बड़ा माध्यम क्या है? प्रेस। आज प्रेस की इंपॉर्टेंस नहीं है, आज प्रेस से कोई पढ़ता भी नहीं है, तुम में से कोई अखबार नहीं पढ़ता क्योंकि ई अखबार आ गए है ना, सारी न्यूज। लेकिन आज भी जैसे ई अखबार के लिए कोई ऐसा नियम नहीं है, प्रेस के लिए आज भी लिखा हुआ है। आपके कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 19A ने प्रेस को आजादी दे रखी है कि वो काम कर सकती है। और प्रेस के माध्यम से एक जमाने में पढ़े लिखे लोग सिर्फ इसके थ्रू ही नॉलेज गेन करते थे। तब व्हाट्सएप और ये तो थे ही नहीं कि भाई कहीं कुछ खोल के पढ़ लेना, गूगल था। तो उस जमाने में अपने ज्ञान को बढ़ाने का तरीका क्या था? प्रेस। अपनी बात बताने का तरीका भी क्या था? प्रेस थी। तो सबसे पहले प्रेस के लिए किसने काम किया? राजा राम मोहन रॉय। अंग्रेजों ने आपके देश में प्रेस पहले ही काम कर दिया था, लेकिन अंग्रेजों का टारगेट था पैसा छापना। तो उन्होंने एक जेम्स अगस्टस हिक्की, मैंने शायद कभी बताया होगा, 1780 में एक अखबार छपा था, नाम था बंगाल गजट। गजट बेटा अखबार को बोलते हैं क्योंकि बंगाल में छपा था, वहीं पढ़े लिखे लोग थे, तो अखबार का नाम भी क्या रखा? बंगाल गजट। लेकिन एक्चुअल में ये अखबार एडवर्टीजमेंट के लिए था। इसके पूरे पन्ने पर ऐड आते थे, एडवर्टीजमेंट, ज्यादा खबर नहीं लिखते थे। कभी कभी ये नेगेटिव खबर लिखते थे अंग्रेजों के प्रति, तो अंग्रेजों की नजरों में जब वो खबरें आई तो उन्होंने कहा बंद करवा दो इसको। ये सिर्फ 2 साल बाद बंद कर दिया गया, 1782 में। इसमें सारी न्यूज इंग्लिश में छपती थी। इसको शुरू करने वाला आदमी भी अंग्रेज था, जेम्स अगस्टस हिक्की। तो ऐसे लिख देते हैं उसको, जेम्स अगस्टस हिक्की, JA हिक्की। इसने 1780 में छापा। इससे हमारा कोई कंसर्न नहीं, ना ये हमारे लिए कोई बात लिखता था। हमारे लिए जो पहला किसी आदमी ने काम किया इंडियंस के लिए, अपनी जेब से खर्चा किया, पूरी एडिटिंग की, अखबार का सब कुछ मैनेज किया, वो आदमी हुआ करते थे राजा राम मोहन रॉय। और इन्होंने बेटा संवाद, मिरातुल अखबार भी था लेकिन उसकी भाषा अलग थी बेटा, संवाद कौमुदी। संवाद कौमुदी, संवाद मतलब क्या होता है? डायलॉग, है ना। संवाद मतलब डायलॉग, बातचीत। तो संवाद कौमुदी नाम से ये पहला अखबार है जो पूर्ण रूप से आप कह सकते हैं पैसा भी इंडियंस का, खबरें भी इंडिया की, और इंडियंस के लिए था। तो अगर देखें तो प्रेस पे सबसे पहला जिस इंडियन ने काम किया वो कौन हुआ करते थे? हाँ, इससे पहले अंग्रेजों ने इसको पैसा कमाने के लिए एडवर्टीजमेंट के अखबार के रूप में 2 साल, कौन सा अखबार छापा था? बंगाल गजट। हमने अपनी क्षेत्रीय, वर्नाक्युलर शब्द सुना, वर्नाक्युलर, वर्नाक्युलर का मतलब लोकल भाषा। जैसे गुजराती में छप गया, उर्दू में छप गया, हिंदी में, उस टाइम पे हिंदी भी हमारी वर्नाक्युलर थी। ये अखबार अलग अलग टाइम पर छपे, लेकिन अपने देश में अगर कहें पहली बार किसी इंडियन ने अपना पैसा लगा के इंडिया के लोगों की खबरें जो छापी, वो आदमी कौन था? राजा राम मोहन रॉय एक बात समझ गए थे कि अन्वेषण, खोज करना, क्वेरी करना, ये बेसिक होना चाहिए हर आदमी का, कि उसके मन में हो कि मैं जानूं कि क्या कुछ है, दुनिया कैसे बदल रही है। तो डेवलपमेंट के 2 साधन इनकी समझ में आए, एक तो लोग क्या हो, तर्क करते हो, और दूसरा खोज करते हो। मन में कोई चीज आ गई ना तो वो फाइंड आउट करनी है कि ये कैसे है, वो चाहे किसी से पूछ के, चाहे अखबार पढ़ के, किताब पढ़ के। ये 2 तरीके थे देश को, समाज को आगे बढ़ाने के। ये बात किसने सबसे पहले महसूस की? इसलिए राजा राम मोहन रॉय ने उस जमाने में कॉलेजेस के ऊपर भी काम किया। वेदांत कॉलेज करके एक वेदांत सभा, आत्मीय सभा, इन्होंने कई काम किए। हिंदू कॉलेज में डेविड हेयर को इन्होंने हेल्प की। डेविड हेयर तो अंग्रेज था, इन्होंने कहा मैं मदद कर दूंगा और लोगों तक आपकी बातें पहुंचा दूंगा। तो इन्होंने एजुकेशन पे काम किया, अखबार पे काम किया। समाज में जो गड़बड़ियां फैली थी, जो प्रथाएं गलत थी, जिनमें सबसे इंपॉर्टेंट कौन सी प्रथा थी? सती प्रथा, इस पर भी काम किया। लेकिन सती प्रथा पर जब तक काम किया ना, उससे पहले ये सारे काम किताबों वाले, कॉलेज वाले, सभाओं वाले, अखबारों वाले कर चुके थे। ये तो इनका लास्ट बड़ा स्टेप था जो इन्होंने कब उठाया था? 1829 में। पहले इन्होंने 1828 में ब्रह्म समाज बनवाया
और फिर 29 में सती प्रथा। इसके बाद ये 30 में चले गए थे लंदन और फिर वहीं 33 में ब्रिस्टल नाम की जगह पे इनकी डेथ हो गई। तो ये तो इनका सबसे बड़ा जाते जाते योगदान था। इससे पहले योगदान, जैसे सती प्रथा को भी तो लोग अपोज ही करते थे। इन्होंने उससे पहले दिमाग को बदलने के लिए अखबारों में काम कर लिया था, उससे पहले इन्होंने किताबें छाप ली। इनकी एक अच्छी बात क्या थी, इन्होंने उस जमाने में हिंदू धर्म की कुरीतियों को बुरा भला कहा। जैसे हिंदू धर्म पे कुछ भी करना एक बहुत नेगेटिव चीज मानी जाती थी, इन्होंने हिंदू धर्म की कुरीतियों को सामने लाए ये कि भाई ठीक है धर्म अच्छा है लेकिन इसमें ये कमियां हैं। इन्होंने एक चीज जो इन्होंने मुस्लिम कम्युनिटी में कही अच्छी थी, वो था एकेश्वरवाद, कि वो अल्लाह को एक मानते हैं, वो उसके 1000 रूप बना के नहीं बैठे हैं। तो इन्होंने उसके लिए भी काम किया। इन्होंने जो जीसस क्राइस्ट यानी क्रिश्चियनिटी थी ना, इसकी भी बुराइयों को और इसकी अच्छाइयों को लोगों के सामने लेकर आए। यानी ये बहुत पढ़े लिखे तार्किक आदमी थे। जिस धर्म में जो कमी थी वो भी लाते थे सामने और जो अच्छाई थी वो भी। हिंदू धर्म की कमी थी एक तो मूर्ति पूजा, इनके अकॉर्डिंग, कि तुम मूर्ति पूजा क्यों करते हो और एक ढेर तुमने भगवान क्यों बना रखे हैं, ईश्वर एक है, ये इनका कहना था। अब ये इन्होंने स्कूल के माध्यम से, कॉलेज के माध्यम से, किताबों के माध्यम से, अखबार के माध्यम से अपनी बात लोगों तक पहुंचाई। और इनके रहते रहते इनकी वो इज्जत नहीं थी जो इनके मरने के बाद इनकी इज्जत बढ़ी। जैसे आज इस पीढ़ी को अब हमें पढ़ के लगता है कि यार उस टाइम पे इतना पढ़ा लिखा आदमी, इस टाइम पे तुम्हारे मेरे भी तो घर में से कोई रहा होगा ना भाई, जिसके जीन्स हम तक पहुंचे वो भी तो थे ना, लेकिन उनको तो कुछ भी नहीं आता था। ये कितने ब्रिलियंट थे कि ये इतना कुछ सोचते थे कि मैं ऐसा कर दूं वैसा कर दूं। इसीलिए इनकी मौत के बाद इनकी इज्जत और ज्यादा बढ़ी और आज तक लोग बहुत रिस्पेक्ट के साथ कहते हैं कि ये भारत में पुनर्जागरण के अग्रदूत थे। अग्र मतलब जो आगे आया, मैसेंजर थे। यानी इन्होंने इंडियंस को दोबारा से जगाया। ऐसा नहीं कि इंडियंस बेवकूफ थे, हम हड़प्पा के टाइम में दुनिया में सबसे ब्रिलियंट लोग थे हमारे यहाँ। हमारे देश में ही आर्यभट्ट हुआ, वराहमिहिर हुआ। उनके पास कोई एडवांस्ड टेलीस्कोप नहीं था, लेकिन वो उस जमाने में प्लैनेट्स की गति का आभास करके बता देते थे कि अब ऐसा होगा वैसा होगा। जैसे उस टाइम पे ये बात कितनी टफ रही होगी। हमने उस जमाने में जल घड़ी बना रखी थी, उस टाइम पे सूर्य घड़ी बना रखी थी। तो हमारे यहाँ ब्रिलियंट लोग थे, लेकिन बीच का जो काल था उसमें हम सो गए और हमने मान लिया जो उलेमा कहते हैं, जो हमारा सुल्तान कहता है वही ठीक है। क्योंकि सबसे बड़ा न्यायाधीश हमने किसको बना दिया, अपने सुल्तान और अपने बादशाहों को। लिखा है ना ऐसा, सबसे बड़ा न्यायाधीश वही था। उस टाइम पे हम सो गए, हमें दोबारा जगाया किस आदमी ने? हाँ, इसने कहा गलत चीजें जो हैं उसके साथ मत खड़े हो, दो चीजों पे चीजों को देखो, एक तो तर्क करो और तर्क करने के साथ साथ तुम्हारे मन में क्वेरी भी आए। तर्क करना होता है जिसके अंदर बुद्धि होगी, बेवकूफ आदमी तर्क नहीं कर सकता। तो ये दो चीजें थी। चलो पहले क्रांति को खत्म कर लेते हैं, फिर इनके बारे में पढ़ेंगे। क्रांति के शायद लास्ट पेज पे पहुंच गए थे, एक बार देखो जरा। 87 पे थे, 87 पूरा हो गया था। राष्ट्रवाद का अभाव, ये मैंने बता दिया था ना। पेज 87 पे 18वां पॉइंट देखो, राष्ट्रवाद का अभाव था। इसके बाद वाले पॉइंट पढ़ लिए थे? दो नहीं पढ़ा, ये पढ़ लिया था राष्ट्रवाद। ठीक है, 18 पॉइंट लिखे हैं ना पेज नंबर 87 पे। इसके नीचे पहुंचो। 1857 के विद्रोह ने भारतीय जनता को एक साथ जोड़ने में और राष्ट्रवाद की भावना जगाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हमने बात की थी ना कि इसको लोग अलग अलग नाम से बुलाते हैं। कुछ कहते हैं ये विद्रोह था। विद्रोह क्या होता है? एक शब्द में विद्रोह का मतलब विरोध करना। और क्रांति क्या होती है? जिसका एक उद्देश्य हो। उद्देश्य नेगेटिव हो या पॉजिटिव? हाँ, रशिया की क्रांति को क्रांति क्यों कहते हैं? रशिया में बदलाव आया था। क्या बदलाव आया था? जार निकोलस द्वितीय जो था उसका शासन खत्म हुआ था और वहां पे किसानों और मजदूरों ने काम किया। फ्रांस में क्रांति क्यों कहलाती है? क्योंकि उनका जो राजा था, लुइस था ना, खानदान उनका हटा था और व्यवस्था किसने संभाली थी? क्या नाम था उस आदमी का? नहीं बेटा, हाँ, उसका नाम था रॉबर्ट पियरे। पियरे ने काम किया। बाद में खैर वो काम नहीं कर पाया, फिर नेपोलियन आया था 1799 में, लेकिन ये भी जल्दी हट गया। तो उनकी व्यवस्था बदली। हमारी क्रांति को कुछ लोग क्रांति क्यों नहीं मानते? क्योंकि हमने तो कोई व्यवस्था नहीं बदली, हम तो एज इट इज बैठे रहे। हाँ, हमारे मालिक बदले। पहले मालिक कौन था?
BEIC। फिर मालिक कौन बनी? महारानी। लेकिन उससे तुम्हारी व्यवस्था थोड़ी बदली, तुम तो एज इट इज रहे, नॉर्मल आदमी के ऊपर कोई असर नहीं आया। इसलिए कुछ लोग कहते हैं कि इसको तुम झूठ बोलते हो कि तुमने क्रांति की, तुमने कोई क्रांति नहीं की, तुम्हारे यहाँ कोई बदलाव आया ही नहीं। वो लोग कहते हैं तुमने विरोध किया। कुछ लोग कहते हैं कि न ये विरोध था न ये क्रांति थी, ये स्वतंत्रता का संग्राम था। VD सावरकर, सावरकर तो क्रांतिकारी विचारधारा के लड़के थे। याद है यहाँ मित्र मंडली बना के फिर वो वहां चले गए थे, कहाँ पर? श्यामजी कृष्ण वर्मा के उस नहीं इंडिया हाउस में, और वहां वो लड़के प्लानिंग्स करते थे। तो ये तो उस चीज को बढ़ा चढ़ा के दिखाएंगे ही। इन्होंने किताब लिखी थी वहां पर इसी क्रांति के ऊपर। इसी क्रांति को कुछ लोगों ने गदर कह दिया, जिन लोगों ने आगे जाके क्या बनाई थी? गदर पार्टी। कौन सा अखबार निकाला था? गदर। तो इसको एक शब्द में डिस्कस करना नामुमकिन है। ये हर आदमी ने अपने हिसाब से देखा। कुछ ने इसको गदर कहा। पंजाब साइड में क्या कहलाया ये? गदर। हमारे मध्य भारत में हमने इसको क्रांति नाम दिया। और जो हमारे पक्ष में नहीं थे वो कहते थे ये विरोध कर रहे हैं, विद्रोही हैं ये। और फिर कुछ क्रांतिकारी लड़कों ने कहा ये स्वतंत्रता का पहला संग्राम था। तो एक शब्द में नहीं कह सकते इसको। पढ़ो अब आगे। दूसरी ओर शक्तिशाली ब्रिटिश साम्राज्यवाद, जिसे अधिकांश भारतीय शासकों और सरदारों का सहयोग प्राप्त था। क्या हमारे बहुत सारे सरदार शासक उनकी तरफ थे? कितने % लोग लड़े थे? 1%। जो हमारे राजा थे, लड़ने वाले कम्युनिटी में कहाँ थे? ये 5-6 राज्य मान लो बस, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, यूपी, बिहार, ये मेन बेल्ट है, थोड़ा सा MP। लेकिन आप देखो राजस्थान के आगे गुजरात में तो कोई भी नहीं था, महाराष्ट्र, मद्रास, तमिलनाडु कोई भी नहीं था। तो अंडरलाइन कर लेना, सैनिक दृष्टि से विद्रोहियों पर भारी सिद्ध हुआ। ठीक है, सैनिकों की दृष्टि से क्यों? क्योंकि शुरुआत किसने की थी? सैनिकों ने ना। 90 लोगों की नहीं थी बटालियन, 85 उसमें से पुलिस ने पकड़ लिए, फिर वो आजाद करा के पैदल चले थे। 57 के विद्रोह के परिणाम, सबसे बड़ा परिणाम क्या हुआ? हमारा हेड बदल गया। पहले हेड कौन था? BIC। फिर कौन बन गई? अच्छा, उसमें भी देखो आदमी तो सेम था। क्रांति के टाइम भी कैनिंग था और क्रांति के बाद भी कैनिंग था। तो हमने कोई चेंज तो किया नहीं। पहला पॉइंट देखो, विद्रोह को निर्ममता से कुचल दिया गया। क्रांति कुचली थोड़ी ना जाती है, क्रांति तो रिजल्ट लाती है। जैसे ये ब्रिटेन, इसकी फ्रांस की क्या थी क्रांति? कहाँ कुचली गई? 3 शब्द दे गई ना, समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व। जिन्होंने क्रांति को कुचलने की कोशिश की वो खत्म हो गए, उनका खानदान खत्म हो गया, बर्बन परिवार था वहां। ऐसे ही यहाँ किसानों ने और मजदूरों ने निकोलस द्वितीय के इतने बड़े जो शासन प्रशासन सबको उखाड़ फेंका, वो क्रांति थी, ये विद्रोह था। आगे पढ़ो। सितंबर 1857 को अंग्रेजों ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया। सबसे इंपॉर्टेंट जगह क्या थी? दिल्ली। पूरी क्रांति का मुखिया कौन था? बहादुर शाह। कहाँ बैठा था? दिल्ली में। उसको ही लिख के डलहौजी ने कहा था ना कि आगे से तू जो है यहाँ नहीं रहेगा। और फिर दूसरे ने कहा था कि तेरे जितने ये वंशज हैं इनके नाम के आगे से बादशाह भी हटेगा। अब सोचो, उसी को पकड़ लिया सबसे पहले। बूढ़े सम्राट बहादुर शाह को बंदी बना लिया गया और राजकुमारों को पकड़कर वहीं मार दिया गया। कहाँ पकड़ा गया था ये? हुमायूं के मकबरे में। हुमायूं के मकबरे में सम्राट बहादुर शाह पर मुकदमा चलाकर रंगून भेज दिया गया, जहां 62 में उनकी मृत्यु। मैंने आपको बताया था कैसे गैराज में इसको बंद कर दिया, हवा के लिए तड़प तड़प के। इसको ताजी हवा और धूप धूल मिट्टी नहीं मिली, इतनी भयानक मौत थी इसकी। नेक्स्ट पढ़ना, सिर्फ पढ़ लो इसको। जॉन लॉरेंस आउटड्रम, हैवलॉक को टिक कर लो। हैवलॉक एक इंपॉर्टेंट अंग्रेज था। कैंपबेल इंपॉर्टेंट था। ह्यूरोज, ह्यूरोज तो रानी लक्ष्मीबाई से लड़ा था ना, तो टिक कर लो ह्यूरोज। ब्रिटिश सेनापति थे, युद्ध में सैनिक ख्याति प्राप्त की। तो कैंपबेल, हैवलॉक और ह्यूरोज 3 बहुत इंपॉर्टेंट थे। एक हडसन भी इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट टिक करना, नाना साहब कानपुर में हारने के बाद 59 के आरंभ में नेपाल की ओर पलायन कर गए, अंडरग्राउंड हो गए, पता नहीं चला फिर कहाँ गए। ये नाना साहब क्यों क्रांति कर रहे थे? क्योंकि ये दत्तक पुत्र थे अंतिम पेशवा के ना, और इनको बिठूर के पास कह दिया था पेंशन देंगे। इसको बोले तुझे पेंशन भी नहीं देंगे, तू उसका लड़का है ही नहीं, तो इनके खाने कमाने का साधन छिना। फिर ये जब देखा कि क्रांति में बात नहीं बनी तो नेपाल की तरफ चले गए। तांत्या टोपे, टोपे तो लास्ट तक लड़े थे 59 में भी जंगलों में गुरिल्ला युद्ध, लेकिन फिर एक चुगलखोर आदमी ने बता दिया, इनको फांसी हुई थी। तांत्या टोपे मध्य भारत के जंगलों से एक भयानक और शानदार छापामार युद्ध चलाते रहे। लेकिन छापामार वाले ना बेटा बहुत सक्सेसफुल नहीं हो सकते, क्योंकि छापामार सिर्फ कहाँ लड़ सकते हैं? जहाँ जंगल है। अगर आपको देश पे राज करना है तो आप जंगल से कैसे राज करेंगे? बाहर निकल के राज करोगे ना। जंगल की एक प्रॉपर्टी में ठीक है, तुमने वहां कुछ पेड़ों से घिरे इलाके को अपने कब्जे में लेके रखा, लेकिन राज कहाँ किया? खैर, इंडिया में इनका बहुत बढ़िया इमेज थी और इन्होंने अपने दम पे कोशिश बहुत की। तो तांत्या टोपे जंगलों से एक भयानक शानदार छापामार युद्ध चलाते रहे। अप्रैल 1859 में
मानसिंह नरूका, ये कोई इन्हीं का लोकल एरिया का आदमी था, कि गद्दारी के कारण पकड़े गए और इन्हें 15 अप्रैल 1859 को फांसी दे दी गई। ये टिक कर लो, फांसी दी गई थी तांत्या टोपे। तांत्या टोपे ने हरियाणा में भी एक किला बनवाया था महेंद्रगढ़ के पास, तो सोचो ये हरियाणा तक भी आए थे उस टाइम पर। 17 जून, यहाँ 18 भी लिख लो, 17-18 जून, कहीं 17 लिखा है कहीं 18। 17-18 जून 1858 को झांसी की रानी युद्ध भूमि में लड़ते हुए शहीद हो चुकी। झांसी की रानी झांसी में नहीं वीरगति को प्राप्त हुई, झांसी के किले में जब अंग्रेज तोड़ के दीवार आ गए थे तो ये कुछ लोगों के साथ वहां से चली गई थी कि मरने में क्या रखा है, दोबारा से लड़ूंगी। ये ग्वालियर गई, फिर ग्वालियर जाके इन्होंने नाना साहब को कांटेक्ट किया, वो कानपुर में थे। फिर उन्होंने कहा कि तांत्या टोपे को मैं हेल्पिंग हैंड की तरह भेजता हूँ। फिर इन्होंने दोबारा से थोड़ी बहुत चीजें जुटाई, लेकिन फाइनली फिर ये कालपी में इनकी डेथ हो गई थी। ये टिक कर लो, शहीद हो चुकी थी। 1859 तक कुंवर सिंह, बख्त खान याद है तुम्हें? बख्त खान बरेली से ना फिर दिल्ली तक गया था। बरेली के खान बहादुर खान, नाना साहब के भाई राव साहब और मौलवी अहमदुल्ला, सभी की मृत्यु हो गई। यानी 57 की क्रांति ने 58-59 में सब कुछ जो हमारे थोड़े बहुत लीडर थे ना, वो भी खत्म कर दिए। अवध की बेगम हजरत महल नेपाल में भूमिगत हो गई, तो 2 बड़े लीडर तो नेपाली चले गए, एक नाना साहब, एक हजरत महल। नाना साहब तो दत्तक पुत्र थे, उनका अंग्रेजों के हिसाब से कोई मतलब नहीं था, और इनका बेटा था अल्पायु, छोटी उम्र का था ना वो, बिरजिस कादिर नाम था उसका। अल्पायु को भी उन्होंने कहा हम गद्दी नहीं देंगे, तो दोनों फिर नेपाल चले गए। 1859 के अंत तक भारत पर ब्रिटिश सत्ता पूरी तरह पुनर्स्थापित हो चुकी थी, तो 57 से 59 तक सब कुछ वापस कंट्रोल में था। ये ब्रिटिश साम्राज्यवाद से मुक्ति के लिए भारतीय जनता का पहला महान संघर्ष था। क्या इससे पहले जनता ने बड़े लेवल पे संघर्ष किया? इस टाइम पे याद है, लोग अपने घरों से डंडे और जो भी उनके घर में अवेलेबल था वो भी, तो इसको कहते हैं हम जन आंदोलन था, ये जनता इसमें शामिल थी। इसके बाद टेबल पे आ जाओ नीचे, टेबल में पहला टिक कर लो, वीर सावरकर। सावरकर एक क्रांतिकारी हैं, तो वो कैसी बात करेंगे, छोटी बात करेंगे बड़ी बात करेंगे? तो देखो उन्होंने क्या कहा, राष्ट्रीय स्वतंत्रता के लिए पहला स्वतंत्रता संग्राम, और इसकी किताब कहाँ बैठ के लिखी? इंडिया हाउस में, यहाँ लिख लो, इंडिया हाउस में बुक लिखी थी, सेम यही नाम की। क्या नाम दिया था? 1857, भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम, ये बुक है उनकी, इंडिया हाउस में लिखी। यहाँ लिखते तो पुलिस पकड़ लेती। इससे अगला कर लो, आर.सी. मजूमदार क्या कहते हैं, देखो हिस्ट्री लिखने वाले हैं ये ना तो पहला था, ना राष्ट्रीय था, ना ही स्वतंत्रता संघर्ष, तो ये तो बुराई सी हो गई कि तुमने ये कोई बड़ा संघर्ष नहीं किया। नेक्स्ट सिर्फ पढ़ लो, किस किसने कहा, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन पढ़ लो लोग क्या सोचते थे। ये पूर्णतः सिपाही विद्रोह था, कुछ ये कहते थे। कोई कहता है स्वतंत्रता संग्राम था, जो इंडियंस के पक्ष में थे। कोई कहता है राष्ट्रीय विद्रोह था, कि सिर्फ विरोध था। कोई कहता है हिंदू मुसलमानों का षड्यंत्र था, ये तो अंग्रेज ही होगा जो ऐसी बात करेगा। ईसाई धर्म के विरुद्ध और धर्म युद्ध था। फिर दूसरे कहते हैं सभ्यता और बर्बरता का युद्ध था। राष्ट्रीयता के अभाव में स्वतंत्रता संग्राम था। एक सैनिक विद्रोह था, जन क्रांति थी, सामंतवादी विद्रोह। कहने की बात है कि ये क्लियर नहीं है क्योंकि इसका कोई रिजल्ट तो आया नहीं। इसको आप विद्रोह कहते हैं क्योंकि बहुत सारे लोग क्या कर रहे थे, अंग्रेजों का विरोध। कुछ लोग कहते हैं कि ये स्वतंत्रता संग्राम था। कौन लोग कहते हैं? जो क्रांतिकारी थे और ये मानते थे कि इतनी भी हिम्मत तो हमने की। कुछ लोग कहते हैं कि ये क्या थी, क्रांति, लेकिन क्रांति के बाद क्या आना चाहिए, रिजल्ट। इसके बाद कोई रिजल्ट नहीं आया। ठीक है, आप जल्दी से एक पेज पढ़ेंगे, उसका ज्यादा नहीं, जितना टाइम है उसके हिसाब से, क्योंकि टाइम कम है। 48 में आ जाओ, पेज 48 पर है सामाजिक और धार्मिक सुधार। बताओ यूरोप में पुनर्जागरण कब से कब आया? हाँ, अगर शताब्दी कहेंगे तो 13वीं 14वीं शताब्दी के बीच में। जैसे एग्जैक्टली कारण नहीं पता। अच्छा, किससे कहते हैं कि किससे स्टार्ट हुआ ये पुनर्जागरण? मैंने कई बार ये ओल्ड बैच में बताया हुआ है। पुनर्जागरण की कौन सी घटनाएं हैं? एक तो फ्लोरेंस नगर में, इटली के शहर में पेंटिंग्स बनने लगी थी, वो शुरुआत थी। जैसे ड्राइंग, पेंटिंग, स्केचिंग करना, कविताएं लिखना, ये दिखाता है कि आपकी बुद्धि का विकास हो गया। जैसे अगर हम आज देखें ना, इंडिया में जब जिस देश में कला पे काम होगा, जिस देश में अपने आप कला पे काम होगा ना, वहां सभ्यता डेवलप होगी। याद करो, हड़प्पा वाले कितने बड़े बड़े कलाकार थे। याद है उनकी कैसी कैसी लिपि थी, हमें आज तक पढ़नी नहीं आई, हम उनको कोडिंग नहीं कर पाए कि उनका मतलब क्या था। ये कला दिखाती है कि आप क्रिएटिव दिमाग के इंसान हैं। इंडिया में बचपन से ही कला को ही तो दबाया जाता है। एक बच्चा जब थोड़ा सा क्रिएटिव होता है
सबसे पहले बच्चा क्या करता है क्रिएटिविटी के नाम पे? अपने घर की दीवारों को गंदा करता है। ये क्रिएटिविटी है। जैसे पुराने टाइम में तुमने पढ़ा नहीं, छठी सातवीं में क्या थे, ये जो आदि मानव टाइप के लोग थे, नुकीली चीज लेके और पत्थर, वो जो चट्टान जहां वो रहते थे गुफा में, उसमें उसको कुरेद कुरेद के उसको वो हटा के, और देखो क्या बनाते थे, कुछ नहीं बनाते थे। ये 6th क्लास में देखना तुम्हें ऐसे ही बने दिखेंगे, ये बस ये बना दिया, और ये यूनेस्को की साइट बन गई कि ये कितनी बड़ी चीज बना दी। हमारी नजर देखे तो क्या बनाया उसने, लेकिन जब आदमी जानवर का शिकार करता था, उसकी अकल का विकास ही नहीं हुआ, तब इतना सोचना भी बहुत बड़ी बात थी कि उसने इतना तो सोचा कि मैं एक ऐसे नुकीली चीज लेके ऐसे गोला बना दूं तो ये आदमी का सर दिख जाएगा, ये उसके हाथ पैर, इसको दिखाते हैं कि उसका दिमागी विकास हुआ। और जिस देश में दिमागी विकास होता है ना, उसकी सभ्यता, उसकी संस्कृति आगे तक बढ़ती है। हमारे देश में जब बच्चा शुरुआत में 2.5-3 साल का एक बच्चा अपनी पेंसिल लेके दीवार करता है ना, तो शाम को उसकी अच्छी पिटाई करते हैं कि तूने दीवार खराब कर दी, पेंट खराब कर दिया, तूने पेंट उतार दिया। अब जैसे वो क्रिएटिविटी का पहला चरण है, हमारे देश में उसी को दबा देते हैं, क्योंकि ये हमारी पार्ट ऑफ लाइफ नहीं है। हमें ये बातें किसी ने बताई ही नहीं। जैसे कल हम लोग कई ब्रांच विजिट पे थे, तो रात में वापस आ रहे थे, तो मेरी बेटी ने, मुझे तो याद भी नहीं था, उसने मुझे बताया, तब वो 4 साल की थी, तो उसने मुझे कहा कि मम्मा आप, जब कान्हा हुआ नहीं था, कान्हा होने वाला था, तो वो बता रही थी कि मम्मा आपने मुझे ये बताया कि जब बेबी बहुत छोटा होगा ना और वो कुछ भी करे तो आपको उसको मना नहीं करना, क्योंकि आप बड़ी बहन हो। जनरली ऐसा होता है ना, बड़ा भाई बहन छोटे वाले का हाथ मोड़ देता है, पीट देता है पीछे से, जनरली ऐसा ही करते हैं हर घर में। तो मुझे नहीं आता, लेकिन उसने मुझे बताया कि मम्मा आप मुझे कहती थी कि वो कुछ भी करे आपको उसको डांटना नहीं है। तो उसने मुझसे उस टाइम पे पूछा कि अगर वो शैम्पू आंख में घुसा लेगा तो भाई बेबी, तो भी मैंने उसका ये कहना था कि आपने कहा वो कुछ भी करे, चाहे वो शैम्पू ही आंख में घुसा ले, अपने आप सीखने दो। तो उसके दिमाग में ये इमेज बनी कि मम्मा थोड़ी क्रूअल है, मतलब मुझे प्यार करती हैं, जो छोटा बेबी होगा उसकी मम्मा को चिंता नहीं है कि वो आंख में शैम्पू भी घुसा ले तो मम्मा को फर्क नहीं पड़ता। तो फिर मैंने उसको कल बताया, वो बड़ी हो गई, कि बेटा आप ये देखो कि मम्मा ने वो क्रिएटिविटी के लिए, कि बच्चा जो भी करे उसको करने दें, उसके दिमाग में थॉट आया कि मैं ऐसा करके देखूं। हर बच्चा आपके घर में देखना, छोटा बच्चा अगर 1.5 साल 2 साल का, शैम्पू की बोतल में पानी घुसा के भर के रख देता है ना, हर बच्चा ऐसा करता है ना। कोलगेट का बहुत सारा कोलगेट वो निकाल के ऐसा और कहीं भी अपना चला जाएगा, पूछें किसने किया तो बताएगा नहीं मैंने किया है। तो उसके दिमाग में ये चलता है कि इसको ऐसे निकाल के वापस भर सकते हैं क्या, या शैम्पू को बढ़ाने के लिए पानी घुसा के उसमें झाग बना के, हर बच्चा ये काम करता है। ये कहीं ना कहीं उसकी क्रिएटिविटी है। लेकिन इंडिया में इन्हीं कामों पे पिटाई होती है और इसलिए हमारा दिमाग नहीं डेवलप हो पाता, जैसे यूरोप का हो जाता है। चलो कल पढ़ेंगे फिर इसको, टाइम ज्यादा हो गया।